बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 जो कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर आधारित है। इसमें हम लोग मेनली देखेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या है, उस पे आए हुए ढेर सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों इसमें हम लोग देखे थे इसके पहले कंसंट्रेशन टर्म, पहले वाले लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म देखे थे। तो कंसंट्रेशन टर्म इस चैप्टर का बहुत ही मजबूत पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन टर्म एकदम अच्छे से आना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या है, इस चैप्टर में बच्चों अपने को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी लिक्विड सोल्यूशन का। सॉल्युबिलिटी बच्चों किसका पढ़ना है, लिक्विड सोल्यूशन का। ये चैप्टर ही है अपना लिक्विड सोल्यूशन। तो इसमें अपने को मेनली लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बात करना है। लिक्विड सोल्यूशन में बच्चों लिक्विड सॉल्वेंट होता है। लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा बच्चों और बारी बारी से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सॉल्यूट होंगे बारी बारी से। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर लिक्विड सोल्यूशन है जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा, मतलब ज्यादा मात्रा में होगा। उसमें हम लोग कम मात्रा में सॉलिड, लिक्विड और गैस ऐड करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसकी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन क्या है। तो सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन क्या है बच्चों, देख लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा फंडा है कि हम लोग वो कितना अमाउंट सॉल्यूट का 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करके एक सैचुरेटेड सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब फिर हम लोग समझते हैं कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हम लोग आगे देखेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी के आधार पे 3 तरह से ये क्लासिफाई किए जाते हैं, जिसमें हम लोग चर्चाएं करेंगे। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें सॉल्यूट कम मात्रा में हो, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा मात्रा में हो। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लगभग सेम रहे, वहां पे मतलब बहुत गाढ़ा रहे। अनसैचुरेटेड मतलब पतला सोल्यूशन रहे और सैचुरेटेड मतलब गाढ़ा रहे। और बच्चों सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड का मतलब कि अब उसमें सॉल्यूट ऐड ना हो, सोल्यूशन में अब और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसमें आगे देख लेते हैं बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी पे आप देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट अफेक्ट कर सकता है बच्चों। और क्या अफेक्ट कर सकता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट कर सकता है। और क्या अफेक्ट कर सकता है बच्चों, टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं और क्या अफेक्ट कर सकता है बच्चों, प्रेशर। ठीक है, तो इतने पार्ट्स इस पे अफेक्ट करते हैं। हम लोग इसमें देखते हैं यहां पे बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट ये अफेक्ट कर सकता है बच्चों। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये अफेक्ट कर सकता है। टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है बच्चों। और क्या अफेक्ट कर सकता है, प्रेशर अफेक्ट कर सकता है। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे बच्चों सॉलिड इन लिक्विड का। ठीक है, किसमें देखेंगे बच्चों, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड मतलब लिक्विड में सॉलिड, अगर हिंदी मीनिंग देखें तो लिक्विड में सॉलिड, मतलब बच्चों लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, सॉलिड कम मात्रा में है। तो आपका ये लिक्विड ज्यादा मात्रा में रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसा कि अभी हमने बताया ये सॉल्वेंट होगा और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका सॉल्यूट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी भी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड इसमें बच्चों क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो देखो ये किस पे डिपेंड कर सकता है सॉल्युबिलिटी इसकी, मतलब चीनी और पानी, ऐसे समझ लीजिए चीनी और पानी का घोल हम लोग घोल रहे हैं। तो चीनी एज ए सॉलिड और पानी लिक्विड, तब उसकी सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी बच्चों,
तो वो नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट बच्चों ऐसे हम लोग बोलते हैं कि पोलर सल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें एक कहावत है, बच्चों केमिस्ट्री में, यहाँ पे एक कहावत है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। बच्चों लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये केमिस्ट्री का एक कहावत है जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा घोलता है। अब आप देखेंगे इसमें क्या बोला बच्चों आपको कि पोलर सल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, HCl प्लस वाटर। देखो ये आपका सल्यूट है, ये सल्यूट है और ये क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। ये एक पोलर सल्यूट है। कैसा सल्यूट है बच्चों? पोलर, क्योंकि इस पे थोड़ा सा प्लस और इस पे थोड़ा सा माइनस, तो डाईपोल, इसलिए पोलर होता है। प्लस पोल और माइनस पोल, दो पोल आ गए। आप जानते हैं बच्चों वाटर भी कैसा नेचर का होता है? वाटर भी पोलर होता है। तो ये पोलर सॉल्वेंट, पोलर सल्यूट, ये आपस में इजीली सॉल्युबल होंगे। कैसे होंगे बच्चों? दीज आर द इजीली सॉल्युबल टू ईच अदर। ये एक दूसरे में बच्चों इजीली सॉल्युबल होंगे। बट अगर इसी के जगह HCl के जगह हम लोग बेंजीन लेंगे, क्या ले लें बच्चों? बेंजीन, और इसको हम लोग वाटर में ऐड करें, तो बच्चों ये तो पोलर हो गया और ये क्या हो गया? नॉन पोलर। ये क्या हो गया बच्चों? नॉन पोलर। ठीक है, तो ये इजीली सॉल्युबल नहीं होगा, ये डू नॉट इजीली सॉल्युबल, डू नॉट इजीली सॉल्युबल, या इसको हम लोग इनसॉल्युबल बोलते हैं, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, अघुलनशील। ये एक दूसरे में बच्चों घुलेगा नहीं। तो पोलर में घुलेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में घुलेगा बच्चों, नॉन पोलर में घुलेगा। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट या नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर आगे देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, काफी इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखते हैं देखो इसमें हम लोग एक प्रिंसिपल लगाते हैं जिसको ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लास 11 के केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। उसके आधार में बच्चों हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, ये अफेक्ट करता है, वो कैसे अफेक्ट करता है हम लोग देखते हैं इसमें। जो इफेक्ट चेंज होता है उसको इंथैल्पी चेंज बोलते हैं और इसको हम लोग डेल्टा H सॉल्यूशन से डिनोट करते हैं। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इफ द ऐसे हम आपको समझा रहे हैं सिंपल सा लैंग्वेज में। देख लीजिए इसमें यहां पे कह रहा है इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है बच्चों? जिसके लिए डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है, जहां पे हीट लगे। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब कि अगर सॉलिड और लिक्विड का हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं बच्चों, यहां पे हीट लग रहा है, यहां पे हीट देना पड़ रहा है, हमको हीट देना पड़ रहा है, हमको हीट देना पड़ रहा है। अगर हीट देना पड़ेगा तब तो रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाएगा। ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा बच्चों? एंडोथर्मिक। और इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ऐसे रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमको ज्यादा मात्रा में सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है इसकी। अगर ज्यादा मात्रा में सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है बच्चों तो और टेम्परेचर देना होगा, हमको और ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है मतलब ऐसे आसानी से ये घुल नहीं रहा है, हमको हीट देना पड़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए कॉमन सी सेंस है कि हमको और ज्यादा हीट देना पड़ेगा। वही कह रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। मतलब इस केस में अगर रिएक्शन मेरा एंडोथर्मिक है तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहता है
कि फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। साफ साफ शब्दों में ऐसे मैं एक लाइन में इसको आपको समझा देता हूं। देखिए ऐसे देख लेते हैं, यहां पे जैसे सपोज करिए कि हमने सॉलिड, यहां पे देख लेते हैं, इसका देखना है, सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं और ये बन जाता है सॉल्यूशन। सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं बच्चों, यहां पे सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो ये बन जाता है बच्चों क्या, सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का नेचर इंडोथर्मिक है, कैसा है बच्चों, इंडोथर्मिक, मतलब इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसे रिएक्शन के लिए ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, ऐसे रिएक्शन के लिए ऐसे सिंपल सा प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बच्चों अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल शिफ्ट इन इंडोथर्मिक डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, इंडोथर्मिक डायरेक्शन। और अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये साइन है इंडोथर्मिक का, किसका साइन है, इंडोथर्मिक का, किसका साइन है, इंडोथर्मिक का। दूसरा इसी का उल्टा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहां पे लिखेंगे ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, उल्टा कर देते हैं, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल शिफ्ट इन, किधर शिफ्ट होगा बच्चों, विल शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, किधर शिफ्ट होगा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। बस सिंपल सा, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। सिंपल सा है कि अगर हम लोग सॉलिड लिक्विड को घोल रहे हैं और इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक का मतलब हमको रिएक्शन होने के लिए हमको हीट देना पड़ रहा है, तो और हीट देना पड़ेगा, मतलब हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए या सॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। और अगर सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं और बिना हीट दिए ही वो घुल रहा है और ज्यादा मात्रा में हीट निकाल भी रहा है, तो उस केस में हमको टेम्परेचर को घटाना होगा ताकि और सॉल्युबिलिटी बढ़े, ठीक है। तो ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, आगे देखते हैं बच्चों इसमें, आगे इसमें है कि अगर वो बता दिया आपको, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब इस केस में हमको टेम्परेचर घटाना होगा, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है, रिएक्शन उल्टा चला जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये है सॉलिड प्लस लिक्विड, अगर बच्चों एक साइड में ये इंडो है, दूसरे साइड में क्या होगा, एक्सो होगा, और ये बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चों इस साइड में इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस साइड में कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब इसको क्या है कि हमको ज्यादा मात्रा में सॉल्यूशन बनाना है, तो इस केस में टेम्परेचर देना होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे, बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर बच्चों टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन मेरा किधर शिफ्ट होगा, टेम्परेचर घटाएंगे, अगर टेम्परेचर घटाए तो रिएक्शन मेरा बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगेगा, मतलब डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पे, उल्टा होगा, मतलब ये जो सॉल्युबल है सॉलिड लिक्विड में वो डिसॉल्युबल होने लगेगा, मतलब वो ब्रेक होने लगेगा, अलग होने लगेगा।
इसलिए अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर घटाना होगा। जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसका रीजन है क्योंकि रिएक्शन का नेचर बच्चों इंडोथर्मिक होता है, बट ये हमेशा केस में नहीं होता है, 90% केस में इंडोथर्मिक मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं NaCl। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना इसमें। NaCl एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। NaCl बच्चों कैसा सब्सटेंस है? ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। NaCl एक सॉलिड सब्सटेंस है, आप देख लीजिए इसको। इज नॉट मच अफेक्टेड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये एक एक्सेप्शनल केस है, आप इसको याद कर लीजिएगा। NaCl की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। किस पे? सॉलिड इन लिक्विड वाले केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू गैस, ठीक है, क्योंकि इनका कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड और लिक्विड का कम होता है, या अप्रॉक्स लगभग कहें सेम होता है आपस में, बट गैस के तुलना में तो काफी कम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अभी बताया आपको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। शुरुआत में ही बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देख लेते हैं इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन मेंटेन हो जाए कि सॉलिड और लिक्विड को हम लोग मिक्स कर देते हैं और एक गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब उसमें जैसे चीनी और पानी को घोल रहे हैं, उसमें ज्यादा मात्रा में, अब जैसे एक समय आता है चीनी पानी घोलते हैं हम लोग, तो शुरुआत में क्या है बच्चों, शुरुआत में तो बड़े तेजी से घुलता है, तो जो घुलता है उस वाले सॉल्यूशन को, जो इनिशियल फेज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पतला जो होता है, पतला सॉल्यूशन। और जैसे जैसे हम लोग बच्चों या तो सॉल्यूट का कंटेंट बढ़ाएं या तो सॉल्वेंट का कंटेंट घटा दें। कैसे? सॉल्यूट और ऐड करें, जैसे चीनी को और ऐड करें पानी में, तो एक समय आएगा कि बहुत गाढ़ा हो जाएगा। जब बहुत गाढ़ा हो जाएगा तब उसमें और चीनी डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन, ठीक है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं, घोल देते हैं। पहले वो पतला सॉल्यूशन था, अब क्या करते हैं, उसको हीट करते जाएंगे। जब हीट करते जाएंगे बच्चों तो वाटर उड़ने लगेगा, मतलब वो वेपराइज हो जाएगा। जब वाटर वेपराइज हो जाएगा तो उसमें वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा और धीरे धीरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब चीनी और पानी का घोल लगभग बराबर होने लगेगा। तो उससे भी क्या होगा, उससे भी अब आपका जो सोल्यूशन है वो गाढ़ा होने लगेगा। मतलब अब उसमें चीनी डालेंगे और चीनी के पार्टिकल वो डिसॉल्व नहीं होंगे। उसको भी हम लोग बच्चों किस कैटेगरी में रखते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो दोनों तरीके से, या तो सॉल्यूट के कंटेंट को बढ़ा के या तो सॉल्वेंट के कंटेंट को घटा के। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। There exists an equilibrium between dissolved solute molecules and undissolved solute molecules in the solution is called saturated solution। दूसरे तरीके से इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बच्चों ऐड कर देते हैं और इसमें क्या होता है, ये आपका बना लेगा सॉल्यूशन और ये दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा। There exists an equilibrium between dissolved solute, जो सॉल्यूशन में घुल चुका है, मॉलिक्यूल, एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट, जो पहले है। तो ऐसे है ना, ये घुलेगा तो इसका वाला दूसरा वो अनडिसॉल्व होगा, मतलब नहीं घुलेगा या फिर वो बाहर हो जाएगा सेपरेट। तो इन दोनों के बीच में वह डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने बताया जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग ऐड करते हैं तो शुरुआत में वो पतलापन रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब बहुत गाढ़ा नहीं रहता है ऐसे, ठीक है।
एंड सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो इसमें हम लोग ज्यादा मात्रा में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ बोलते हैं द अमाउंट प्रेजेंट इज लेस देन दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका कम मात्रा। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इन विच देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट इज प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमने बताया कि जहां पे मतलब एक समय ऐसा आता है कि जब चीनी और पानी को घोलते हैं तो उसमें आप देखते हैं और जब चीनी ऐड करते हैं तो वो चीनी पार्टिकल नहीं घुलता है। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि वहां पे सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है। किसमें से? सैचुरेटेड सोल्यूशन से। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर से देख लेते हैं, सोल्यूशन इन विच देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आया? सॉल्वेंट होल्ड मोर सोल्यूट देन नॉर्मली पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर। तो बता दिया आपको, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट होता है जहां पे ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जहां पे मोर नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो। अगला बच्चों है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्युबिलिटी। तो अब अगला हम लोग देख रहे हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में हम लोग देखते हैं बच्चों जितने भी लिक्विफिएबल गैसेस हैं, लिक्विफिएबल गैसेस वो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर मोर सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहां पे हमको देखना है कि गैस का लिक्विड में ऐसे जब घुलता है, गैस लिक्विड में जब घुलेगा, गैस प्लस लिक्विड, तो जो ये सोल्यूशन बनाएगा, क्या बनाएगा? सोल्यूशन। अब इसकी सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। और यहां पे बता दिया है आपको कि वो गैस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है वो आसानी से सॉल्युबल भी होती है। ऐसे नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये सभी आसानी से, अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ईटीसी आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि ये ऐसी गैसें हैं बच्चों, ये आसानी से लिक्विफिएबल हो जाती है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसी गैसें आसानी से सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम लोग देखते हैं गैस इन लिक्विड में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इसका मतलब है कि बच्चों जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, देख रहे हैं ये गैस के पार्टिकल हैं और ऊपर पिस्टन लगा है। बच्चों ये गैस पार्टिकल है और लिक्विड में घोला गया है, ऊपर बच्चों ये पिस्टन लगा है, ये पिस्टन लगा है। ठीक है, अब जितना पिस्टन पे प्रेशर बढ़ाएंगे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी गैस का लिक्विड में बढ़ता जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला। यहाँ पे अभी एक पिस्टन लगाया, यहाँ पे W1 वेट लगाया था तो थोड़ा सा ऊपर था, W2 लगाया, देखो ज्यादा मात्रा में गैस डिसॉल्व है। With the increase of weight on the piston, solubility of gases increases। अब इसी को बच्चों हम लोग अगले टर्म में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे वो इफेक्ट करता है। इसी पे आधारित है हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन हम लोग एक लॉ से करते हैं जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरी ने लॉ दिया था कि गैस, देखो ये एनसीईआरटी से हमने लिया है और ये आपको मैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एनसीईआरटी का लाइन है ये। हेनरी लॉ क्या कहता है बच्चों? द लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution। अब देखो ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, ये हम लोग कहां से लिया है बच्चों? फ्रॉम एनसीईआरटी। कहां से लिया बच्चों? इसको हमने लिया है एनसीईआरटी से, फ्रॉम
एनसीईआरटी से लिया, ठीक है। देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अब देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम लोग मास ऑफ गैस भी बोल सकते हैं, मास ऑफ गैस इतने की जगह, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मास ऑफ, इसका जो मतलब है, इसका जो मतलब है बच्चों, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये इससे एक बहुत अच्छा फार्मूला आता है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये पहला लॉ है हेनरीज लॉ, मतलब दोनों ही एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, इसमें कुछ पहला दूसरा नहीं है। बट आप देखना यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं हेनरीज लॉ, एनसीईआरटी में देखेंगे तो दो सेंटेंस दिया है बच्चों, तो ये भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई बोल सकते हो, दोनों सही है और दोनों का मतलब लगभग सेम है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो बच्चों आता है कांस्टेंट, दिस इज द के, ये पी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं, देखो मेरे पास फार्मूला आ गया, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एंड इसको हम लोग हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी, तो बच्चों क्या आता है, m इज इक्वल टू के, के इज द हेनरी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे, m इज इक्वल टू के इंटू पी गैस, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। यहां पे हम लोग देखते हैं, तो मेरे पास ये एक आया हेनरी लॉ, मेरे पास बच्चों क्या आया, हेनरी लॉ पहला, मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहां से, और इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो मास बराबर कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये मेरे पास बच्चों फार्मूला आ गया, ठीक है, ध्यान से देखो। इसमें देखो बच्चों दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो बच्चों यहां से मेरे पास हो जाएगा log m इज इक्वल टू log k इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो बच्चों ये हो गया आपका log a इंटू बी का कॉन्सेप्ट, तो ये आपका हो जाएगा log m इज इक्वल टू log a इंटू बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, log a प्लस log b, log k प्लस log p गैस, ठीक है। तो ये मेरे पास बहुत अच्छा फार्मूला आया। देखो ये इससे क्या है ना, कभी कभी हमको ग्राफ भी बनाने को दे देता है दोनों के बीच में, तो ग्राफ हम बना सकते हैं। इधर log p ले लेते हैं और इधर बच्चों ले लेते हैं log m। तो देखो ये आपका हो गया y एक्सिस पे, ये हो गया x एक्सिस पे, तो ये हो गया आपका y बराबर x एक्सिस पे क्या है, mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया, y बराबर mx प्लस c, x एक्सिस पे p गैस है। यहाँ पे बच्चों m का वैल्यू क्या है 1, देखेंगे मिलाएंगे ना, ये x हो गया इतना, यहाँ m से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे कुछ इसके पास मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 tan थीटा 1, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ से। और जो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों, ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसे बनेगा, ये आपका बन जाएगा इंटरसेप्ट, दैट इज log k, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा स्लोप, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ देख लीजिए आप लोग, इसमें से भी ग्राफ पे भी क्वेश्चन आता है और इस फार्मूले पे भी बच्चों क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों दूसरा। देखो ये भी वही है, ये भी एनसीईआरटी से मैंने लिया है। अब देखेंगे तो उसमें दो सेंटेंस है, पहला हमने बता दिया, पहले वाले का सब कुछ बता दिया, दूसरे वाले का भी बता देते हैं। इसमें कहता क्या है बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग, इसमें क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस
इन सॉल्यूशन। मतलब आप देखते हैं कि जैसे ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें गैस डिसॉल्व है, ये गैस डिसॉल्व है, ठीक है, गैस डिसॉल्व है, गैस पार्टिकल डिसॉल्व है। तो ये जो गैस पार्टिकल डिसॉल्व है, इसका जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है, ये इसके मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको आप लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बच्चों जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है P बराबर KH इंटू एक्स गैस, ठीक है। दिस इज द हेनरी कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज द हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, ठीक है। वहां पे पहला, इसके पहले क्या पढ़े थे, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p, m बराबर k इंटू पी, और वही है बेटा, वही आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये k और ये KH, ठीक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। यहाँ से देखोगे, यहाँ से p बराबर 1/k, ये m हो जाएगा, और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं 1/k को k डैश किसी किसी किताब में लिखा होता है, या इसी को बच्चों KH बोल देते हैं, ठीक है। तो ये और ये लगभग सेम है, मतलब सेम है, ये कांस्टेंट है, दिस इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया P बराबर KH इंटू एक्स गैस, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, एकदम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बोर्ड में भी ये पूछता है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाएंगे तो उसमें भी पूछता है। आप देखो इसमें, तो आपके पास ये आया P बराबर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, आपके पास आया KH, ठीक है। ये 1/k भी किसी किसी किताब में यहाँ पे लिखा होता है, ये इसके बराबर KH कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है इसमें। और ये आपके पास आया दूसरे वाले स्टेटमेंट से P बराबर KH इंटू एक्स गैस, ऐसे। फिर आप देखेंगे इसमें कि P, या दोनों साइड में हम लोग लॉग ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ से भी लॉग ले लेते हैं, लॉग P बराबर क्या आ जाएगा, लॉग KH प्लस लॉग मोल फ्रैक्शन गैस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेना है, यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन किधर, बोथ साइड, ठीक है बच्चों। ये आपके पास आ गया ऐसे। देखो इसमें भी आप लोग ग्राफ बना सकते हैं ऐसे, ये भी आपका इधर ले लेना है लॉग P, और इधर ले लेना लॉग एक्स गैस। ये y एक्सिस हो गया बच्चों, x एक्सिस हो गया, फिर से वही बन गया y बराबर mx प्लस c। तो ऐसे ग्राफ जाएगा, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, लॉग KH, स्लोप आ गया, स्लोप tan थीटा 1 आएगा यहाँ पे, है ना, स्लोप 1 है यहाँ पे, m का वैल्यू क्या है 1, दिस इज द स्लोप यहाँ पे। तो ये ग्राफ है आपका, ग्राफ अच्छे से देख लेना। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली इससे भी ग्राफ आ जाता है, सिंपली अगर P और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में अगर ग्राफ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये y बराबर mx का ग्राफ हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे चला जाएगा। और अगर ये लॉग के टर्म में पूछ रहा है तो ये ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है, लॉग P वर्सेस लॉग x, तो ये वाला ग्राफ होगा। और अगर सिंपली P वर्सेस x गैस पूछ रहा है तो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बना लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ अब हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा चीज ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। ये हमने बच्चों एनसीईआरटी से उठाया है। कहां से उठाया है, एनसीईआरटी से। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक अच्छे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ये मैं इसको ऐसे भी लिखवा दूंगा एक शॉर्ट नोट के तौर पे, बट हमको यहां से कैसे नोट्स हम लोग निकालते हैं, एनसीईआरटी से कैसे निकालते हैं नोट्स को, वो हम लोग देखते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है। देखना इसमें यहां पे लिखा है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH, ठीक है, हर एक अलग अलग गैस के लिए अलग अलग KH का वैल्यू होता है, ठीक है।
मतलब यहाँ पे वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, तो सजेस्ट दैट KH इज ए फंक्शन ऑफ गैस, KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। एक पहले आपके पास नोट्स में लिखना होना चाहिए, KH इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस, KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये एक पॉइंट हो गया आपका यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। आपको बच्चों एनसीईआरटी पढ़ने आना चाहिए। आजकल कितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम में, जेई में, नीट में, बड़े बड़े एग्जाम में बच्चों एनसीईआरटी का एक एक लाइन ही उसका उत्तर होता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट आपके पास मिल गया यहां से, KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट, वो भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। देखो आगे क्या दिया है, हायर द वैल्यू ऑफ, चूंकि ये एक चार्ट फ्लो बना था तो हमने चार्ट फ्लो नहीं लिया है, बट हमने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं पढ़ते कैसे हैं। देखो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। इसका मतलब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब देखो मैं बता रहा हूं, यहां से जो पॉइंट आया है कि KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH का वैल्यू ज्यादा, फिर से देख लो, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। दैट इज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि KH का जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, सॉल्युबिलिटी के। किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस इन लिक्विड में, गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो गैस के लिए KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और ये आपके आ गया, मतलब 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया बच्चों और दूसरा पॉइंट ये हो गया, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ये मैंने कहां से निकाला, देखो ये मैंने एनसीईआरटी से ही निकाला है आपके, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल, टेबल दिया है बच्चों, आप लोग टेबल देख लेना, उसमें क्या दिया है, वैल्यू दिया है सभी का, दैट KH वैल्यू फॉर बोथ N2 एंड O2 इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो दूसरा थर्ड पॉइंट क्या मिला, ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है आपके लिए, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका, फर्स्ट, टू, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड कहता है बच्चों कि KH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैसों का वैल्यू फिक्स होता है KH, लेकिन बच्चों जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो KH का वैल्यू उसी गैस के लिए चेंज हो सकता है। इसका मतलब और कैसे होता है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो मैंने यहां से अभी 3 पॉइंट बहुत जबरदस्त निकाल लिए, KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, दूसरा KH बढ़ाने से KH का वैल्यू ज्यादा होने से, मतलब बढ़ाने से नहीं, क्योंकि KH तो कांस्टेंट है, KH का वैल्यू ज्यादा है किसी गैस के लिए तो उस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू बढ़ता है, KH इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। 3 जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक निकल के आपके सामने आए हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब इन दोनों को हम एक दूसरे से अगर कोरिलेट करें, इन दोनों को अगर एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे बच्चों तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या आएगा, गुड, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो गर्मियों में बाहर आते हैं और ठंडियों में छिप जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अंदर चले जाते हैं उनको ठंडी लगने लगता है, भाई वो तो खुद ही पानी में रह रहे हैं, उनको ठंडी और गर्मी से क्या मतलब। बट वो बाहर इसलिए आते हैं गर्मियों में क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा होता है वो घटने लगता है, तो उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। उस ऑक्सीजन को लेने के लिए वो थोड़ा थोड़ा
ऊपर भी आते रहते हैं, इसलिए यहां पे उसका आपको मतलब भी समझाया है। यहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, उल्टा है ना, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, देखो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब ये घटेगा ये बढ़ेगा, उल्टा बोल सकते हैं, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, वही बोला है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस with decrease of temperature. It is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. देख रहे हैं, ये इसका रीजन होता है। ये भी किसके ऊपर आधारित है? हेनरीज लॉ के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से मैंने निकाला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केएच। ध्यान से देख लेना, 1 2 3 और ये 4 बहुत जबरदस्त पॉइंट आ गए। और इसी पे हम लोग टेम्परेचर का भी इफेक्ट बता सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों, देख लो। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है, और ये बात यहां से आपको एकदम सीधे तौर पे मिल गई है। ठीक है, देखो, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर CO2 इज पास अंडर हाई प्रेशर एंड सील। वाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, और ये भी किसके ऊपर आधारित है? हेनरीज लॉ पे। इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ। ठीक है, स्कूबा डाइवर्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व एटमॉस्फेयर गैसेस इन ब्लड। वाई, देखो, स्कूबा डाइवर गो डीप इनटू सी विच रिजल्ट इन हाई प्रेशर अंडर वाटर। देखो, जैसे जैसे स्कूबा डाइवर को आप लोग देखे होंगे, वो जो पीछे कंटेनर वगैरह लगा के, मास्क लगा के वो कूद जाते हैं अंदर पानी में, तो आप देखेंगे कि वो क्या होता है। अब जैसे जैसे सी लेवल पे देखो प्रेशर, ठीक है, जो भी प्रेशर है, जैसे जैसे बच्चों नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। एक समय के पश्चात ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। तो जब बच्चों प्रेशर ज्यादा मात्रा में होगा, तो जो आप ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में अंदर जाएगा, तो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा ब्लड के, तो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। बट क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भी रहता है, और आप देखिए उसमें नाइट्रोजन गैस भी है ब्लड में, उसके कांटेक्ट में नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं बच्चों, डिसॉल्व ऑक्सीजन और डिसॉल्व नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा। फिर होता क्या है जैसे जैसे हम लोग ऊपर आएंगे तो ऊपर आने से क्या होता है कि प्रेशर घटेगा। जब प्रेशर घटने लगेगा तो जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो नाइट्रोजन घुली है वो बच्चों, यहाँ नसों में जो नाइट्रोजन घुला होता है वो नाइट्रोजन वो जैसे लीव करने लगेगा, और जब लीव करने लगेगा बच्चों तो यहाँ पे ये बबल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, ये बबल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। और इस बबल्स की वजह से ये बेंड एक बीमारी होती है, वो बेंड बीमारी क्रिएट कर लेती है इंसान के शरीर में। ठीक है, और ये इसकी वजह से होता है। जो नाइट्रोजन गैस बच्चों इसमें घुली होती है, क्योंकि नीचे जाने से प्रेशर ज्यादा है, और ज्यादा प्रेशर में ज्यादा मात्रा में N2 जितना भी जरूरत है उससे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन घुल जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ऊपर आते हैं तो अचानक से प्रेशर घट जाता है। जब प्रेशर घटेगा बच्चों तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी घटेगा, तो ये जो है कि इसमें से बाहर आने लगता है। जब बाहर आएगा बच्चों तो यहाँ बबल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये बबल्स का फॉर्मेशन ये काफी हार्मफुल होता है और ये डेंजरस होता है, और इसकी वजह से शरीर में सिकुड़न आ जाता है, जिसको बेंड्स बोलते हैं। बेंड बीमारी होती है जो कि हाईली डेंजरस होती है। इसलिए स्कूबा डाइवर एक स्पेसिफिक अमाउंट में बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके साथ हीलियम गैस भी ले जाते हैं। हीलियम गैस का काम ये होता है कि वो ज्यादा, मतलब कि जो भी ब्लड है, ब्लड में उसका आप देखेंगे KH वैल्यू कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, तो वो मेंटेन करता है, वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होने देता है। मतलब एक रेगुलर वे में वो उसको स्पेसिफिक अमाउंट में ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भेजता है। तो उससे ये फायदा हो जाता है कि जो ये वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है बेंड्स की, वो बच जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी स्कूबा डाइवर्स जाते हैं तो पीछे कंटेनर रखे होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके साथ बच्चों हीलियम गैस भी ले जाते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है। When scuba divers comes to surface experience medical condition, ये बताया आपको
कि जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे बच्चों, उसको बेंड्स नाम की बीमारी हो जाती है। बेंड्स का मतलब सिकुड़ जाता, अकड़न हो जाएगा ना, टेढ़ा हो जाएगा। तो उसको कैसे हो जाता है, उसका रीजन मैंने बताया, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। और क्यों होता है, क्योंकि नीचे जाएंगे नाइट्रोजन गैस ज्यादा कंटेंट में आ जाएगा, ज्यादा मात्रा में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन की, जितना कि सफिशिएंट नहीं है जरूरत के हिसाब से ज्यादा। बट जैसे ऊपर आएंगे हम लोग, ऊपर आते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटती है, वो जो नाइट्रोजन निकलता है बबल का फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वही हार्मफुल और पेनफुल होता है। When divers come to surface, pressure decreases. This leads to the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This block capillaries and create condition called dent. ये क्या क्रिएट, शरीरों में बॉडीज में क्या हो जाता है बच्चों, सिकुड़न, मतलब अकड़ जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है शरीर। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कुछ जो है कि फिक्स अमाउंट में कंटेनर में अपने साथ वो एक यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द स्कूबा डाइवर्स एयर टैंक कंपोजिशन, तो वो फिक्स कंपोजिशन हम लोग लेके जाते हैं। क्या भरा रहता है वो देख लीजिए, एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, हीलियम का परसेंटेज इतना, नाइट्रोजन का परसेंटेज 56.2, हीलियम 11.7, और बच्चों ऑक्सीजन कितना होता है 32.1%। इसलिए हम लोग इतना कंटेंस करते हैं ताकि ये बीमारी से बच सके। आगे भी है, वाई डू पीपल लिविंग एट हिल टॉप या हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ज्यादा ऊंचाइयों पे, एक्सपीरियंस कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया बच्चों बीमारी होती है, बीमारी मतलब कम सोचने की कैपेसिटी हो जाती है, थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लो थिंकिंग कैपेसिटी, लो थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बच्चों वहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है एयर में वो भी डिक्रीज होगी, वो डिक्रीज होगी तो हमको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उसी का रीजन होता है ये एनॉक्सिया, ठीक है। तो सोचने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। आगे आंसर लिखा है, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लेस देन दैट ग्राउंड लीड टू द लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल, दिस लीड टू द वीकनेस एंड इनएबिलिटी टू थिंक, ठीक है। ऊंचाइयों पे जाने से क्या होता है, इसमें सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऊंचाइयों पे ऑक्सीजन जो एयर में डिसॉल्व है वो कम मात्रा में रहता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम होता है, ये रीजन होता है इस बीमारी का। आगे देखते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड विच इज मोर सॉल्युबल विथ राइज इन टेम्परेचर। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादातर, तो फिर उसका दूसरा आंसर है क्या, एक ही तो बचा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये याद रख लेना, अमोनियम क्लोराइड एज इट्स एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड का एंथैल्पी, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को उसको हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो एंडोथर्मिक नेचर का होता है, मतलब उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, हीट देना पड़ेगा तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। और सोडियम क्लोराइड को तो बताया अभी, सोडियम क्लोराइड पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऐसे, ठीक है। एमसीक्यू देखते हैं, हेनरीज लॉ अप्लीकेबल एट कांस्टेंट किस पे बच्चों, देखो बताओ, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, बताइए किस पे होगा, क्या दोनों पे, नहीं, किस पे, सिर्फ टेम्परेचर पे। आप जितने भी लॉ पढ़े हैं तो उसमें उसके पहले लिखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस बात को भी एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लेना। फिर आता है क्वेश्चन, देखो ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है शायद, हाँ शायद नहीं, हाँ। तो देखो इसमें है क्या, देखो एक तो बहुत अच्छा तरीका होता है ऐसे हेनरीज लॉ के ऊपर आधारित वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि आपके बोर्ड में भी आता है, जेई में भी आता है और बच्चों नीट में भी आता है। सबसे पहला काम जो हमको दिया है उसको एक साइड कर लेंगे, फिर मैं एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा आपको, एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल। ध्यान से देखो ये किस में दिया है, पास्कल में,
यूनिट पे एकदम खास ध्यान देना है। एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द अमाउंट मतलब क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी मतलब हो गया मास। आपको ये क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है, ठीक है। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। देखो देखो ध्यान से, आपको पहले जो गिवन है उसको एक जगह पे अलग कर लीजिए। आपको गिवन है क्या क्या, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH गिवन है। क्या गिवन है? KH 1.67 इंटू 10 के पावर 8 पास्कल। ध्यान से देखो ये पास्कल है। और क्या दिया है? 500 ml सोडा वाटर, वॉल्यूम ऑफ H2O। सोडा वाटर लगभग ये आपको दिया है 500 ml। अब जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। मतलब वाटर 500 ml है, तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 500 ग्राम। क्या बोल सकते हैं? 500 ग्राम। इससे क्या होगा? इससे मोल्स आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2O। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये बच्चों आएगा लगभग 27 के आसपास, 27 पॉइंट में भी समथिंग आएगा, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत दिक्कत तो है नहीं। आपके पास एक चीज आ गया, KH आ गया, मोल्स ऑफ H2O आ गया, ठीक है। फिर आगे देखो क्या दिया है? आगे दिया है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ध्यान से देखो, पार्शियल गैस का दिया है, ठीक है। हाँ ये देखना है, यहाँ पे दिया है CO2 का प्रेशर, मतलब पूरे सोल्यूशन का हो जाता है 2.5 atm। अब देखो ये प्रेशर, ये भी प्रेशर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, आप देखेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट और प्रेशर का यूनिट सेम होता है। क्यों? आप देखिए फार्मूले से, P बराबर था KH इंटू X। आप जानते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन है और ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। मतलब बच्चों जो प्रेशर का यूनिट होगा वही हेनरी लॉ कांस्टेंट का भी यूनिट होगा। ये पास्कल में दिया है बट ये एटीएम में दिया है। या तो इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लो। 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, इतना होता है। तो इसको आप बदल लीजिए, एटीएम को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? 1.01 इंटू 10 के पावर 5, या आप लगभग 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसको 2.5 इंटू 10 के पावर 5। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है अमाउंट ऑफ CO2। अमाउंट ऑफ CO2 के लिए क्या निकालना होगा? आपको निकालना है मास ऑफ CO2। क्या निकालना है? मास ऑफ CO2। अब मास ऑफ CO2 के लिए हमको मोल्स ऑफ CO2 आना चाहिए, और मोल्स कैसे आएगा? इस क्वेश्चन में हमको मोल फ्रैक्शन एक तरीका है जिसमें मोल आता है, मोल फ्रैक्शन एक तरीका है जिसमें मोल आता है। तो मेरे पास पहले हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर क्या हो जाएगा? यहां से फार्मूले से देखो, मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा ये आपके पास प्रेशर अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट, और प्रेशर का वैल्यू दिया है 2.5 इंटू 10 के पावर 5 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10 के पावर 8। तो ये कट गया ना, कट गया, यूनिट भी कट गया पास्कल पास्कल, और ये लगभग आएगा 1.5, जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेना इसको, 10 के पावर इंटू 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा लगभग। देख लेना आंसर इसका, ठीक है। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने हिंट कर दिया। बच्चों आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया। अब देखो जब आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया, आप देखिए इसमें जब आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया तो देखो इधर देख लो, आपके पास मोल फ्रैक्शन आया P अपान KH, ठीक है। इसका वैल्यू रखा हमने 2.5
इंटू 10 की पावर 5, 1.67 इंटू 10 की पावर 8। आंसर अपना सॉल्व कर लेना, ये 3 टाइम्स आएगा 2.5, 1.6 इंटू 10 की पावर -3, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आ गया। और मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? मोल्स ऑफ गैस, मतलब ये CO2 है ना, गैस CO2 अपान नीचे मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। फ्रैक्शन तो दो चीजों में रहेगा, तो गैस डिजॉल्व इन एक्वस मीडियम। अब एक ट्रिक देखो, आपके पास ये वैल्यू किसके बराबर है? 2.5 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -3। आपको ये एक काम करना है कि ये वाला पार्ट, ये मोल ऑफ H2O और ये मोल ऑफ CO2 में जब भी आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट इतना छोटा होता है इसके तुलना में कि इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा ये निग्लेक्ट होता है। कितने केस में होता है बताओ? 99.9% केस में। अब अगर निग्लेक्ट नहीं होता है, या फिर हम कैसे बताएं कि निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, निग्लेक्ट कर ही दीजिए। जब निग्लेक्ट कर देंगे तो यहां से ये आएगा, हमने निग्लेक्ट करके चला 2.5, 1.6 इंटू 10 की पावर -3। हमेशा ये चीज याद रखना, ठीक है। देखो, अगर हमको मान लो कि शंका हो रहा है कि हमने निग्लेक्ट किया करके बड़ा पाप किया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग पहले मोल निकाल लेते हैं। जब मोल निकालेंगे, ये मोल्स ऑफ CO2 ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5, 1.6 10 की पावर -3 इंटू 27 के आसपास था, कुछ समथिंग और पॉइंट रहेगा। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत छोटी आएगी। बोलिए, जब बहुत छोटी आएगी तो इसके कंपेयर में ये छोटी वैल्यू है, तब हम लोग कह सकते हैं कि मैंने निग्लेक्ट किया, ठीक किया। ठीक है, अब आप देखो, किसी का मोल आ गया। मोल बराबर क्या होता है? मास अपान मोलर मास। तो हमको निकालना है मास, अमाउंट। क्या निकालना है? मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 बराबर क्या होगा? मोल्स ऑफ CO2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। बस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 12, और इसमें कितना आ जाएगा? 12, 32, 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ CO2। तो ये जो वैल्यू आया है इतना 2.5 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -3 इंटू 27 इंटू 44 इंटू क्या करना? 44। बस आ गया आपके पास मास। इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? अच्छा, ये देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO। सबका वैल्यू दिया है ना, CO। देखो, बारी बारी से देख लेते हैं। इसमें यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां पे दिया है KH सभी का। CO का दिया है कितना? CO का दिया है 58 इंटू 10 के पावर 3। KH दिया है हमको O2 कितना दिया है? दूसरा वाला 43 10 के पावर 3। KH दिया है हमको CO2 1.61 इंटू 10 की पावर 3। और KH दिया है हमको किसका? C2H2। ठीक है, इथाइन का दिया है 1.34 इंटू 10 के पावर 3। तो आगे क्या पूछा है? द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मतलब सबसे बड़ा वाला लिखना है पहले। देखो, अभी जस्ट पढ़े हैं KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। बस बात क्लियर है। जिसका KH ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम। तो KH इसका ज्यादा है तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी CO की। तो दो जगह CO है, यहाँ पे। फिर दूसरा वाला आंसर देख लेते हैं, मतलब उसके बाद का ऑप्शन। फिर इसमें O2 C2H2, O2 43 है, 1.34 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? O2। ठीक है, मतलब ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, C2H2 का सबसे कम है 1.34, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। ऐसे हम लोग करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आ गया हेनरी लॉ कांस्टेंट। ए है वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH
क्या होता है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट। तो KH क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सब ये आप लोग पढ़ लिए हैं, अब इसमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी पढ़ चुके हैं। KH की सॉल्युबिलिटी से है रिलेशन, ग्रेटर फॉर गैस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी। सही बात है, अभी देखें ना, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी यहां से। तो मतलब जिसके लिए KH का वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सा बात है। एक बार पूरा हेनरी लॉ कांस्टेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, KH का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए, फिर इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम ध्यान से एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, एनसीईआरटी बता दिए हैं। देखो फिर से वही आ गया, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट गैसेस G1 G2 G3 G4 गिवन सॉल्वेंट विथ प्रेशर कांस्टेंट, इतना सब कुछ दिया है। देखो अब देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इसमें पूछा है टेम्परेचर इज शोन इन द प्लॉट, द गैस विद द हाईएस्ट वैल्यू हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो देखो इसमें आप मिलाओ, फिर से आ गया, अब एक दूसरे को रिलेट किया है यहाँ पे। देखो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर ज्यादा है, बट इसमें ऐसे मिला दो, इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे है, ये G1 हो गया, इसको ऐसे मिला दो, ये G2 हो गया, ये G3 हो गया बच्चों, G4 हो गया। बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, बताओ। ये G1 हो गया, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, हाँ, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, G2 G3 एंड G4। तो बताओ हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी का रिश्ता एकदम जस्ट उल्टा होता है। तो वैल्यू ऑफ KH ये साइन इनवर्स कर दीजिए, G1 G2 G3 G4 सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, G1 के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। क्या बहुत कठिन है, एकदम नहीं, पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो कहाँ पूछा है आपका, IAS प्री में 2010 में पूछा था। फिर वही इसके पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लगभग किए थे वही है आपका, उसी के ऊपर लगभग एक जैसा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट गिवन बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट। जिस सबसे पहले जो हमको वैल्यू गिवन है उसको एक साइड कर लीजिए, सॉल्यूशन लिखिए, अपने को क्या क्या गिवन होता है वो एक साइड पहले अलग कर लीजिए। KH दिया है कितना बच्चों, 5.5 इंटू 10 के पावर, ये और 5 है, 10 के पावर 7 है। ठीक है, टॉर में दिया, किस में दिया है, टॉर में। पहले ये भी चेक करना यूनिट सेम है कि नहीं, चलो इधर भी यूनिट सेम ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं यूनिट का। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। पार्शियल प्रेशर दिया है गैस का बच्चों, कितना पार्शियल प्रेशर गैस का दिया है, बोल दिया है 200 टॉर, कितना दिया है 200 टॉर। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस, देखो फिर से पूछ दिया आपको मास ऑफ गैस, गैस का क्या पूछ दिया बच्चों, मास। ठीक है, अब बताओ मास हम लोग कैसे निकालेंगे, मास का टर्म कहां पे होता है, मोल में। ठीक है, और मोल कहां से आएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन में। जो मेरे पास फार्मूला है मैं वहां से बात करूंगा, मेरे पास मोल फ्रैक्शन का रिश्ता है किससे, P से और KH से। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको बस। तो हम क्या करेंगे आगे, और भी कुछ दिया है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। देखो इसमें आपको दिया है वेट ऑफ H2O, मतलब आपको ये सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट कितना दिया है 1 kg। एक बात बताओ कि अगर हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो 1 किलोग्राम वाटर है तो 1 kg वाटर, 1 kg H2O का मतलब हो गया बच्चों 1000 ग्राम H2O
तो यहां से हम मोल निकाल सकते हैं क्या? बोलो, यहां से हम लोग मोल निकाल सकते हैं ना। मोल्स ऑफ H2O गिवन मास 1000/18, ये करेंगे बच्चों 55.5 आएगा। कितना आएगा? 55.5 आता है। ये करके देख लेना, मोल आ गया, मोल्स ऑफ H2O आ गया। फिर क्या लगा दो फार्मूला हेनरी लॉ का। तो मेरे पास P बराबर क्या था? KH इंटू एक्स गैस। हमको एक्स गैस निकालना है, तो एक्स गैस बराबर क्या आ जाएगा? P अपान KH। ठीक है, और देखो एक्स गैस को क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ गैस अपान मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू P। P का वैल्यू कितना दिया है? देखो 200 टॉर। कितना दिया है? 200 टॉर डिवाइड बाई कितना दिया है? 5.55 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, एक बात देखो, हमने कहा कि ये मोल्स ऑफ H2O मोल्स ऑफ गैस, तो जब भी आपको ये ऐसा कंडीशन मिलेगा तो मोल्स ऑफ गैस को निग्लेक्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आप जानते हैं ना 55.5 बहुत ज्यादा वैल्यू है, ये हमेशा छोटी वैल्यू आएगा, ध्यान रखना। तो जब भी हेनरी लॉ के क्वेश्चन करेंगे तो नीचे वाले जो टर्म है मोल फ्रैक्शन में, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो गैस का है इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। निग्लेक्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये H2O उधर चला जाएगा, तो मोल्स ऑफ गैस बराबर देखना 200 टॉर से टॉर कट गया डिवाइड बाई, इसको अभी रहने दीजिए, ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा, इंटू 10⁻⁷। और बताओ मोल्स ऑफ H2O भी कितना आया था बच्चों? ये आया था 55.5। कितना आया था? 55.5। अच्छा, मैं एक ये 7 है ना, एक जीरो मैं इसमें भेज दूंगा तो ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 55.5, ये जाएगा 55.5, 6 हो गया। ये जब 6 हो जाएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, तो ये हो जाएगा 4। तो ये जो आपका आएगा मोल्स आएगा बच्चों, मोल्स ऑफ गैस, ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। 2 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा? -4। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 इंटू 10⁻⁻4। 2 इंटू 10⁻⁻। आपका ये मेरे ख्याल से उत्तर है। कौन सा आंसर है? आंसर ए है। तो जो पढ़े रहेंगे वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। बस इसमें 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको याद रखना है, ये ध्यान से देखना है कि जब मोल फ्रैक्शन आप गैस निकालते हैं तो उसमें ऊपर मोल्स ऑफ गैस, नीचे मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ H2O में, तो ये H2O के तुलना में मोल्स ऑफ गैस हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। नहीं तो देख लो, अभी आया ना यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻4 और ये 55, तो बहुत छोटी वैल्यू, तो इसलिए हम लोग हमेशा निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है इसको। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, एक ग्राफ बिटवीन log m वर्सेस log p। अब देखो, अभी मैं आपको एक रिलेशन बताया था, log m बराबर log k प्लस log p, है ना। तो बताओ y बराबर mx प्लस c, इस तरह से है आपके पास। तो ये आपके पास कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला, है ना, ऐसे। तो ये ग्राफ भी बनवाए हैं इसमें, आप देखेंगे तो। चलो, तो जो आज के लिए हम लोग बस करते हैं, ये आपका सेकेंड लेक्चर था, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।